तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से ढेर सारे संकेत मिले जुले, हमारे बाजारों के लिए भी ढेर सारे संकेत और दोनों तरफ के, और नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। हफ्ते के आखिरी दिन कमजोर शुरुआत के हैं आसार, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। काफ़ी सारी चीज़ों पर अनिल जी से बात करनी है। नतीजों का रिएक्शन, हमारे बाजार में क्या होगा। कल तो 20,000 टच एंड गो मोमेंट था ऑलमोस्ट, और अब मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक वीकेंड सेशन पर ही आती हुई दिख रही हैं। सर, कहाँ से करें शुरुआत? आमतौर पर शुक्रवार को थोड़ा रिलैक्सिंग सेशन के तौर पर देखना चाहिए कि वीकली एक्सपायरी निपट गई, आज थोड़ा आराम से करेंगे। वीकेंड सेशन पे लोगों को ज़्यादा कुछ करना कराना नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। आप एक मिनट भी आराम नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए आपके सामने है ट्रिगर्स ढेर सारे, जो मैं आपको बता दूं। पहले कौन से ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं वो देख लीजिए। नतीजों के बाद इन्फोसिस के एडीआर में 8.5% से ज़्यादा की गिरावट है, और उसके साथ साथ आईटी शेयरों को मूड बिगाड़ने के लिए दो और कारण दे दूंगा। सिर्फ इन्फोसिस का गाइडेंस, उसके बाद एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये सारे रिजल्ट्स बेहद कमज़ोर आते दिखे। अगर इसमें किसी चीज़ की और कमी रह गई हो तो नैस्डैक पर लिस्टेड टेक शेयरों के रिजल्ट जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, उन्होंने भी मूड बिगाड़ा। नैस्डैक भी काफ़ी तेज़ी से घटा है। हालांकि डाउ लगातार 9वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन नैस्डैक में 300 अंकों से ज़्यादा की रही कमज़ोरी। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक नीचे आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी कमजोरी के संकेत है। HUL के नतीजों से भी आपको सहारा मिलने वाला नहीं है। आज निफ्टी में रिलायंस के नतीजे हैं। रिलायंस के साथ 3 और कंपनियां निफ्टी की नतीजे पेश करेगी, और वायदा कारोबार में भी लंबी लिस्ट है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लंबे समय बाद एक बैंक लिस्ट होने जा रहा है। दमदार लिस्टिंग होगी, बड़े लिस्टिंग गेन, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं पैसा, ये हमारी राय थी। 110 गुना भरने वाले इश्यू का आज पदार्पण होगा बाजार में। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और इन सभी पर बाजार रिएक्ट भी करने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम बनते हुए देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ दीप कि आज आप सवालों की शुरुआत किससे करेंगे? मैं आई एम जस्ट गेसिंग, कहाँ से शुरुआत करेंगे? आई थिंक जो सब जानना चाहते हैं सर, जो कल एक इम्पैक्ट वाला हुआ है वो आईटी सर जी। आई थिंक हमारा भी आईटी और यूएस में भी आईटी, दोनों में ही इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। पहले हमारे आईटी से शुरुआत करें सर। क्या हो गया ये इन्फोसिस का? हुआ कुछ नहीं, अब तक जो हुआ वो सब सही था। यानी कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे कल बाजार बंद होने के बाद आए, आईटी कंपनी के अब तक जितने रिजल्ट आए उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है। अच्छा, हाँ, 1% की ग्रोथ, इवन 0.6% के आसपास की ग्रोथ टीसीएस की थी। बाकी की सबकी ऑलमोस्ट नेगेटिव। बड़ी कंपनियों में सबसे बेस्ट ग्रोथ इन्फोसिस की है। सो रिजल्ट के लिहाज से कहीं कोई दूर दूर तक समस्या नहीं, सारे के सारे अनुमान के मुताबिक नतीजे या अनुमान से थोड़े बेहतर है। लेकिन जिस वजह से आईटी शेयर दौड़ लगा रहे थे, आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि किसी भी आईटी शेयर का नंबर मजबूत नहीं आया, राइट? किसी भी आईटी शेयर का नंबर मजबूत नहीं है। लेकिन उसके बाद आईटी शेयर घट क्यों नहीं रहे? 2 वजह से। एक, सबके अंदर साफ दिख रहा है कि बड़ी डील्स मिल रही हैं, लार्ज डील्स वो आ रही है। और दूसरा जो बड़ा कारण था वो है कि किसी ने भी कमजोर नतीजों के बावजूद गाइडेंस कट नहीं किया। तो ये 2 कारण ये थे जो आईटी को संभाले हुए थे, और आईटी शेयरों को पे लोगों को लग रहा था कि अब थोड़ा बेहतर कर लेना चाहिए। नैस्डैक भी इतना तेज दौड़ लगा चुका है, तो ग्लोबली आईटी शेयरों को लेकर रुझान ठीक हो रहा है। गार्टनर की रिपोर्ट आई है, एक भी कंपनी ऐसी नहीं अब तक जो है जिसने अपना गाइडेंस कट किया हो, बल्कि खराब नतीजों के बावजूद गाइडेंस मेंटेन किया। कल क्या हुआ? कल इन्फोसिस के रिजल्ट्स, अगर खाली रिजल्ट्स देखकर आप लोग जाते तो बोला वाह क्या रिजल्ट्स है, लेकिन रिजल्ट के बाद जब इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये कहा कि वो गाइडेंस घटा रहे हैं, और घटा भी रहे मतलब गंदी तरीके से घटा रहे हैं, मतलब ऐसा तो ऐसा क्या इन्फोसिस के मैनेजमेंट को डर है जो बाकी आईटी कंपनियों को नहीं दिखा। और वो भी तब जब 2 दिन पहले ही इन्फोसिस ने $2 बिलियन की एक डील भी अनाउंस की। तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, हमारा भी था, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्टॉक भागा भी काफी, जहां से हमने पिछले शुक्रवार को रिकमेंड किया, वहां से 100 रुपए चला भी है। लेकिन आप नतीजों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता करेंगे? इन्फोसिस पूरी इंडस्ट्री के सेक्टर के विपरीत जाकर इतना गंदा गाइडेंस कट करेगा, ये स्ट्रीट पे किसी भी ने भी, मतलब बुरे से बुरे सपने में भी किसी ने नहीं सोचा है। कोई एक फंड मेजर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सोचेगा कि इन्फोसिस गाइडेंस 0 से 3% की रेंज में ले आएगा। यस सर। सो आई थिंक इन्फोसिस का ये गाइडेंस कट पूरे बाजार के लिए, आईटी सेक्टर के लिए और खुद इन्फोसिस के लिए बड़ा झटका है। तो आराम से 8-10% जो एडीआर घटा है उतना तो घटना बनता ही है, पता नहीं ज़्यादा घटे
लेकिन इसके साथ दूसरी समस्या और है कि न सिर्फ ये घटेगा, ये सबको गिराएगा, ये सबको गिराएगा। और क्यों गिराएगा उसका भी रीजन ये है कि बाकी सब लोगों के गाइडेंस पे है ना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। भाई इन्फोसिस घटा रहा है, आप बोल रहे हम तो मेंटेन करेंगे, तो आप तोप हो क्या? करेक्ट। अब वो वक्त है बताएगा कि आप जब मार्च 2024 के नतीजे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाकी कंपनियां सही निकली है, इन्फोसिस ने गाइडेंस घटाकर फिर उसको आउट परफॉर्म किया। अब क्या होगा, इन्फोसिस ने एक्सपेक्टेशन लेवल वापस नीचे कर दी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लेवल जैसे नीचे कर दिए तो फिर सीधी सी बात है कि आपको बाकी सब बेहतर परफॉर्म करने की जगह बनती है, राइट। सो मेरे ख्याल से पूरे आईटी सेक्टर में आज 3-4% अगर आईटी सेक्टर घट जाए, सेक्टर पूरा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पूरे सेक्टर में आराम से बड़ी मार पड़ सकती है। और इन्फोसिस 8-10% तो घटना तय है। बाकी छोटे मोटे आईटी स्टॉक सब 5-5% के आसपास, 3 से 5% आराम से घट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई थिंक ये इन्फोसिस का गाइडेंस का बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है, झटका इसलिए है 2 वजह से। 1, बाजार इसके लिए तैयार नहीं था। 2, बाजार इसके विपरीत तेजी का मूड बनाकर सारे आईटी शेयरों पर बैठा है। और 3, पिछले 3 महीनों में देख लें और पिछले 1 हफ्ते में देख लें, आईटी शेयरों में लगातार तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। सो सारे रिजल्ट्स की पहले ज़्यादातर पोजीशंस तेजी की बनी हुई है। करेक्ट। फंड्स थोड़े से ओवरवेट होते हुए दिखे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज बड़ा कट हो सकता है ना, इम्पैक्ट आएगा 100%। आज ही के लिए इम्पैक्ट आएगा, या फिर जो आप कह रहे थे कि एक तरह से, क्योंकि यही एक सेक्टर था जिसने बाजार में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आगे का आउटलुक ठीक हो रहा था, गार्टनर की रिपोर्ट आई थी, तो पॉजिटिव आउटलुक लंबे समय के लिए बन रहा था, क्या उस पर भी इम्पैक्ट आएगा? दीप देखिए, उस पॉइंट ये है कि अब इन्फोसिस क्या अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म करेगा, ये सवाल है। 2 तरीका है। अब आप या तो गाइडेंस इतना लोअर करके आज प्राइस एडजस्ट हो जाती है, और वो प्राइस एडजस्ट होने के बाद आप गाइडेंस को आउट परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो स्टॉक धीरे धीरे वापस ऊपर जाएगा। और गाइडेंस के मुताबिक ही करते हैं तो आप नीचे के नीचे एडजस्ट हो करेंगे। आपको याद होगा हम आईटी शेयर पर बुलिश हुए भी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि एक झटका लग सकता है, तैयार रहना चाहिए। वो झटका ये है। वो झटका मुझे लगा कि नेस्डेक की वजह से आएगा, फ्रेंकली मुझे इन्फोसिस की वजह से नहीं लगा। इन्फोसिस को लेकर मैं कॉन्फिडेंट था कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे, नंबर्स अच्छे आए भी, लेकिन इन्फोसिस का गाइडेंस किस वजह से इतना कमजोर हुआ ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। शायद मैनेजमेंट डिटेल में बताएगा तो पता चलेगा कि गाइडेंस किस वजह से उन्होंने इतना खराब दिया, जबकि बाकी आईटी कंपनियों को किसी को ऐसा खराब नहीं लग रहा, तो इन्फोसिस को ही इतना खराब क्यों लग रहा है। सो आई थिंक अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे हिसाब से इन्फोसिस 65 रुपये की ईपीएस करेगा, और 18 का मल्टीपल देने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ठीक है, तो 65 से 18 के हिसाब से आपका भाव होता है 1170 रुपये। सो आई थिंक 1200 रुपये के आसपास इन्फोसिस स्टेबल हो जाना चाहिए। ओके, इवेंचुअली आप 1450 के आसपास है। सो अगर 1200 के आसपास, 1200 का मतलब ये 1150 से 1250 की रेंज ऐसी है जहां पर फंड्स आराम से कंफर्टेबली फिर वापस खरीदने लगेंगे। इन्फोसिस का रिकॉर्ड है, जब भी खराब नंबर्स पे कभी भी 10 से 15% घटा है, उस क्वार्टर में आपको एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है, अगले 3 क्वार्टर में आपकी भरपाई हो जाती है और ऊपर से पैसा बन जाता है। सो आपको अगर इन्वेस्टर हैं और गलती से आपने 1400, 1450, 1500 की रेंज में लिया है, ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है, जब भी 1200 के नज़दीक उस समय का मूड माहौल देखकर आप उसको एवरेज कर लें। और इसीलिए 2 टुकड़ों में खरीदने की राय आती है, क्योंकि कभी भी किसी तरह का ये झटका इन्फोसिस की वजह से दूसरी कंपनियों को लगा, दूसरी कंपनियों की वजह से इन्फोसिस को लग सकता था। कोई भी आईटी शेयर आपके पास हो तो आप एक यहाँ से 10 से 15% का करेक्शन जब भी आपको अगले कुछ समय में मिले, वहाँ पर आप वापस से एक्यूमुलेट करके एवरेज कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ, और खाली इन्फोसिस बोले इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब है। करेक्ट, अगर इन्फोसिस के मैनेजमेंट को लग रहा है खराब है तो ये उनका असेसमेंट है, लेकिन ठीक है, मार्केट में इशू ये है कि भले एक दिग्गज को खराब लगे, गिरते सब साथ में, भाईचारा बहुत है ना। घटते भी बढ़ने में भले भाईचारा मतलब सुख में साथ देना दे। स्टॉक मार्केट में शेयरों की अच्छी खासी, दुख में जरूर साथ में देते हैं। बढ़ने में सब बड़े ना बढ़े, घटने में सब तुरंत घट जाते हैं। अच्छा तुम घट रहे हो, चलो मैं भी घट रहा हूँ, चलो साथ साथ करते हैं, लेट्स फॉल टुगेदर, वैसा वाला हाल है। सो ठीक है, मेरे हिसाब से 1150 1250 ये रेंज है जहाँ पर आपको जब भी धीरे धीरे मिले यहाँ पे इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए। ये सिंपल आपके लिए फॉर्मूला रखिए। और बाकी आईटी शेयरों में भी 10 से 12% जिसके रिजल्ट आ गए
उनके 10% प्लस में करेक्शन में आपको खरीदना है, जिसके रिजल्ट नहीं आए 10 से 15% करेक्शन में खरीदना है। ओके। रिजल्ट तो इस क्वार्टर के खराब आने ये सबको पता है, पता ही था। ये हमेशा पता है। एक भी आईटी कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए नहीं। इनफैक्ट सबसे बड़े रिजल्ट इन्फोसिस के। अगर गाइडेंस मेंटेन करते तो आज इन्फोसिस आपको 50 रुपए ऊपर मिलता। यस सर। बट ठीक है जो है जो है ठीक है, चलिए। और उसके ऊपर देखो नेस्डेक का सपोर्ट भी नहीं। आईटी शेयर नेस्डेक में भी काफी तेजी से घटे, तो आज आईटी बड़ा ड्रैग करने वाला है। आज ड्रैग करने वाला है ना, आज इसका इम्पैक्ट आएगा। इसलिए भी इम्पोर्टेंट खैर आईटी हमें बात करनी थी क्योंकि बड़ा सेक्टर है वेटेज के हिसाब से। कल 20,000 का टच एंड गो मोमेंट था, डाउ 9 दिन से ऊपर है, लग रहा था कि थोड़ा उसका पॉजिटिव रब ऑफ हो जाए, बट आज आईटी का तो सहारा नहीं होगा, कुछ और नतीजों का भी रिएक्शन है। तो अब क्या होगा? 20,000 तो दूर हो जाएगा। अब तो 20,000 दूर है, और आज सवाल ये नहीं कि आप 20,000 टच करेंगे या पार करेंगे, हाई बनाएंगे, वो तो छोड़ दो, साइड में रख दो। अब आपके सवाल है कि आप गिरेंगे कितना। अगर आईटी सेक्टर 3-4% कमजोर हो जाता है और आईटी का वेटेज है अच्छा खासा, 7 स्टॉक आपके निफ्टी में है आईटी के, बैंकिंग शेयरों के बराबर वजन रखते हैं, तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है दीप। एक तो ये कि आपको रिलायंस सहारा दे एक दिन और, तो रिलायंस की परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरा आपको परफॉर्मेंस चाहिए एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ बाकी आईसीआईसीआई बैंक से। तो आईसीआईसीआई और कोटक कल नंबर देगा, राइट। सो और एचडीएफसी बैंक थोड़ा बेहतर दिख रहा है। सो आज बैंक्स घटने नहीं चाहिए, उल्टा बढ़ने चाहिए। ओके। बैंक्स और रिलायंस इन दो पे सपोर्ट पूरा का पूरा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको एफएमसीजी भी सपोर्ट नहीं देगा। लीवर के नंबर्स भी ढीले हैं। एग्जैक्टली। भले लीवर 2% से ज्यादा ना घटे, राइट, बट बढ़ेगा नहीं। राइट। लीवर बढ़ नहीं सकता इन नंबर्स पे, घटना ही है, कितना घटना है वही डिसाइड करना है। तो आपका एफएमसीजी गया, आपका आईटी गया। मेटल में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मेटल भाग जाए, ठीक है। फिर आपके पास बचा क्या बढ़ाने के लिए? करेक्ट। बढ़ाने के लिए आपके या तो रिलायंस बचा है या फिर आपके पास बैंक बचे हैं। तो रिलायंस और बैंक आज क्रूशियल है कि क्या ये बढ़ते हैं, इनका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना परफॉर्म कर पाए तो निफ्टी को लगेगा झटका जोर सा, और अगर ये संभाल पाए तो निफ्टी लिमिटेड गिर जाएगा, 19,700 के नीचे नहीं जाएगा और वहाँ से वापस आपको रिकवर होने की कोशिश कर लेगा। वैसा है। तो आई थिंक मेरा खास फोकस ये 19,700 750 की रेंज पे, और उस रेंज पर आने पर बाय 19,700 750। ठीक है। अच्छा करेक्शन हो जाएगा वहाँ। मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छा थोड़ी तो वो लेवल एंट्री लेवल अच्छा है, एंट्री लेवल अच्छा, विजिबल एंट्री लेवल है वो, वहाँ पर लेना पड़ता है। कल भी 19,750 का लो था अपना, और मुझे लगता है वो ठीक है लेवल, वो ठीक है ना लेवल, ठीक है। एक्चुअली कल ही एक बार सर लगा देते तो अच्छा हो जाता। एक बार के लिए काम पूरा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ भी नहीं ठीक है। पर वैसे आप कहते भी है ना, बड़े लेवल के पहले अगर बाजार थोड़ा हल्का हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक हो जाए, फिर और अच्छे से मूव आता है। बड़े दिनों बाद तो ब्लू स्काई जोन पे सेलिंग की राय भी थी कि 19,950 20,000 की रेंज में बेचना चाहिए, क्योंकि डेटा वहां पर दिख रहा है जी। करेक्ट। 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला जरूर, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो बढ़ने के लिए कल शॉर्ट कवरिंग का सहारा था। आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। कल के डेटा तो मजबूत है, हम आगे बात करेंगे, बट आज तो ये है बस। ठीक है सर, चलिए नंबर्स की भी बात करनी सर। उससे पहले आज का एक बार सेटअप, कुछ खास बातें हैं वो भी आज के सेटअप में ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। वैसे देखा जाए तो संकेतों में कोई ऐसा खास है नहीं, एक्सेप्ट आईटी छोड़ दे, एक्स आईटी सब कुछ पॉजिटिव है। सब ठीक है, ठीक है। आज की स्ट्रेटेजी में वही है, इन्फोसिस और आईटी शेयर आपका आज जमकर मूड बिगाड़ने वाले हैं, और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी। इन्फोसिस तो घटेगा ही, बाकी भी सब जिन जिन को घटना होगा वो घटते रहेंगे। बैंक और रिलायंस का सपोर्ट आना जरूरी है। निफ्टी 19,550 और बैंक निफ्टी 44,600 के नीचे बंद होने पर ही आपको तनाव लेना है, अदरवाइज नहीं। अभी तो काफ़ी गैप है सर, काफ़ी रूम है, वो तो फिर घबराने की बात नहीं है। ठीक है। बड़े लेवल्स समझने सर क्या रहे? निफ्टी 19,800 19,850 पहला सपोर्ट जोन है, वो भी काफ़ी दूर है। 19,900 पे मेरे पास सपोर्ट है नहीं, तो जबकि हम 19,975 बंद हुए जी। तो सीधा सपोर्ट डीप 19,800 850 की रेंज में आसानी से नहीं टूटना चाहिए। अगर गलती से गया तो 19,700 750 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पे आपको अगर आपकी शॉर्ट है तो भी काटनी चाहिए, और कितना भी खराब बाजार हो तब भी लॉन्ग करना चाहिए। फिर से बोलिए सर। कितना भी खराब बाजार हो, फिर भी खराब बाजार हो तब भी 19,700 750 में एक बार आपको लॉन्ग करना है। और अगर आए तो मुझे तो लगता है 800 850 भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर गलती से 700 750 आए तो शॉर्ट काट लीजिए, लॉन्ग कर लीजिए। ठीक है सर। ऐसे आएंगे करेक्शन हल्के फुल्के। 20,000 की निफ्टी पे रोज बढ़ रहे हैं 8 दिन से,
ऐसा नहीं होगा कि कभी घटेंगे नहीं, और घटेंगे ऐसे कारण से जिसका पता नहीं। सब कुछ मालूम है इन्फी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन गाइडेंस जो नहीं पता है उसी कारण से तो घटना होता है। और जब ऐसे कारण से घटते हैं तो आप बड़े ट्रेंड, बड़े ट्रेंड को पकड़िए, और बड़ा ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है अभी भी, और अच्छे लेवल आपको मिल जाए घुस जाना। ठीक है सर। हायर साइड पे 19,975 20,000 ये जो कल के लेवल है, 20,000 के ऊपर निकल कर आप टिके 20,025 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में, फिर वहाँ से देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 45,700 45,900 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके नीचे 45,450 45,650 ये वो रेंज है जहाँ पर अगर गलती से आए, वैसे बैंक निफ्टी को तो इतने घटने गिरने की जरूरत भी नहीं है दीप, उसका थोड़ी कुछ बिगड़ा है, उसका तो बिगड़ना या बनना है वो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक कल डिसाइड करेंगे मंडे के लिए। करेक्ट। तो आज क्या है कि आपको खराब खुलने के बाद और आईटी खराब होने के बाद आपके पास बढ़ने के लिए कोई खास कारण नहीं है। ठीक है, और बढ़ने में डर है कि चलो ठीक है आज आईटी ने गिराया, और कल अगर नंबर इन दोनों के खराब हो जाए और मंडे बैंक भी गिराए तो वो समस्या कौन झेलेगा? कि दो बड़े सेक्टर अगर आपके खराब हो गए, करेक्ट, आज आईटी और मंडे अगर बैंक खराब, तो इस चक्कर में लेने वाला है ना थोड़ा सा रुक के लेगा। मुझे कूद के नहीं लेना, ज्यादा नहीं लेना, जल्दी नहीं लेना। अगर मंडे बैंक ने बढ़िया कर दिया काम, ठीक है, तब तो ठीक है, आपका करेक्शन 1-1.5 दिन का होता है, वो हो गया पूरा, बढ़िया, ओ वेरी नाइस, 20,000 से 19,700 वी आर डन। करेक्ट, ठीक है, वो हो गया। लेकिन अगर बैंक खराब हो गया मंडे को तो क्या करोगे? करेक्ट, तो 19,700 से आपको 19,550 आना है, और 19,550 आने में 500 पॉइंट के करेक्शन में स्टॉक निकल जाते हैं 10-15%। प्रॉब्लम हुआ। सो आई थिंक इसलिए आज का जो सेटअप है वो वेट एंड वॉच वाला ज़्यादा रहेगा। नीचे खुल के गैप पे खुलकर फिर आप टाइम पास ज़्यादा करेंगे, और अगर रिकवरी आएगी तो उस रिकवरी में थोड़ा हल्का होने की कोशिश भी लोग करेंगे। ये क्लियर कट है। सो बैंक निफ्टी 45,700 45,900 सपोर्ट है, 45,450 45,650 अच्छी खरीदारी की जगह है। ऊपर 46,175 46,250 ये लेवल है, और 46,250 यानी 46,300 के ऊपर ब्लू स्काई जोन आपका बैंक निफ्टी में हो जाता है। बाकी डेटा मिले जुले, पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.44 थोड़ा सा हायर साइड पे है, बैंक निफ्टी ठीक है, रीजनेबल है। स्टॉप लॉसेस डिप 19,650 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे बंद हो तो आप एग्जिट कर लें। इंट्राडे का स्टॉप लॉस आप अपनी श्रद्धा से छोटा भी रख सकते हैं। बुकिश स्टॉप लॉस ये निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस 45,900 है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 45,400। 45,400 के पहले कोई ढंग ढंग का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है नहीं, आप चाहे तो छोटा 45,900 का कर सकते हैं अपनी मर्जी पर। ठीक है सर, शॉर्ट पोजीशन 20,025 एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है शॉर्ट पोजीशन के लिए 46,300 इंट्राडे और क्लोजिंग। ठीक है, नई पोजीशंस के लिए सर खरीदें? नहीं सॉरी बेचे पहले बेचे आज पहले बेचे। 20,025 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बेचने की राय है। 19,900 पहला टारगेट है जो ऐसे आर्बिट्रेरीली दिया हुआ है। असली टारगेट यहाँ से शुरू होते हैं 19,850 19,825 दो छोटे टारगेट, 19,750 725 और 700 तक के फाइनल टारगेट। बस ये आपके टारगेट हो गए। जो लोग लेना चाहते हैं 19,700 750 बढ़िया जगह। एग्रेसिव ट्रेडर 825 850 पे मूड माहौल बना सकते हैं, बट 700 750 तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ लेना ही है। 650 का स्टॉप लॉस होगा। 825 850 दो छोटे टारगेट, 900 975 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर। बैंक्स के लिए आपको करनी है खरीदारी पहले। और खरीदारी करनी है आपको बैंक्स में 45,500 45,700 की रेंज में। इस रेंज में आए तो 45,550 से 45,700 की रेंज में आराम से लीजिए। 450 तक भी लेना बनता है तो टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। 45,400 का आपका होगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 45,900 46,000 दो छोटे टारगेट हैं, और 46,175 46,250 चार ही टारगेट है, लेकिन बड़े और दूर के, क्योंकि लेवल सब बन रहे हैं यहाँ पर, अभी तक बने नहीं पूरे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें। कैसे कब दो जो कल हाई बनाया आपने 46,250 उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 46,300 का या 46,250 का लगा लीजिए हाई का। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो ये स्टॉप लॉस से भेज दीजिए जहां आपकी मर्जी करे, या जब 46,000 टूटे तब आप 46,250 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचें। ओके, दोनों में से जो ठीक लगे, है ना। नीचे के टारगेट 45,900 45,700 दो छोटे टारगेट, 45,650 550 दो मीडियम टारगेट, 45,450 45,400 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। ठीक है, गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। कल बैन लिस्ट में भी कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं सर। बलरामपुर और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ये दोनों बैन में आ गए हैं। पॉलीकैब ये बैन के बाहर आ गया है, और बने हुए हैं एल&टी फाइनेंस, आरबीएल, डेल्टा,
मनापुरम और इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो आज 7 स्टॉक्स हैं बैन में, जिसमें फ्रेश एंट्री बलरामपुर और पीएनबी की हुई है। अच्छा, डेटा सर, बाकी सब तो छोड़िए, आईटी खराब कर रहा है, बट एफआईज क्या कर रहे हैं सर? तगड़ी खरीदारी इतना बड़ा आंकड़ा। मतलब इसका मतलब ये है कि खाली आपको हमको इन्फोसिस के गाइडेंस का अंदाजा नहीं था, बाकी सबको भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अगर किसी को भी होता तो 3370 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज की, इंडेक्स फ्यूचर्स 1000 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स 2000 करोड़। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा आज ही डाल दो। इसी मतलब इसी लेवल का इंतजार करते हैं कि 20,000 आएगा तब मैं सारा डाल दूंगा। लोग नीचे के लेवल का इंतजार करते हैं, ये शायद ऊपर के लेवल का इंतजार कर रहे हैं। इतने तगड़े, और लोकल फंड ने भी कोई नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। इनको भी पता होता कि इन्फोसिस का गाइडेंस अच्छा था तो खाली 200 करोड़ थोड़ी बेचते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब इन्फोसिस ने ऐसा मतलब बाउंसर मारा है कि विकेट भी मिले और प्लेयर भी मतलब ऐसा सर फोड़ा है कि वो 2-4-5 मैच वापस खेल ही नहीं सकता, वैसा वाला हाल है। कर दिया तो बहुत ही गंदा। तो ये फ्लोज तो बहुत मजबूत है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है दीप, ये कल के हैं, कल के आज के नहीं है। तो कल के से देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन अब आज तो नया दिन है, चलो देखेंगे और क्या। चलिए एडजस्ट करेंगे आज के उस पर। कोई वायदा कारोबार डेटा वही 19,800 के आसपास सपोर्ट है, 20,000 के आसपास रुकावट है, वही लगभग वही लेवल है। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही कम, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। मेरा फ्राइडे का डायलॉग यही है। आपको वीकेंड सेशन याद आता है, मुझे फ्राइडे याद आता है। बिल्कुल डन सर। आइए पर स्टॉक्स में एक्शन आएगा, नतीजों की भी बात करनी है एनालिसिस से पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जान लेते हैं। बताएं सर। मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय, ये लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ फ्यूचर्स के हैं। 965 का स्ट्रिक्ट छोटा स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 965 का रखें। 990 का एक छोटा टारगेट है, शायद उसके आसपास उसके ऊपर खुले। 1010, 1020 और 1050 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये स्टॉक हमारे स्पेशल 25 की लिस्ट में भी रहा है, वेल्थ क्रिएशन पिक भी रहा है। और मेरा ये समझना था कि अल्टीमेटली आपको एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नया मैनेजमेंट जो है, इनकी नई CEO MD जो आई है, उसके आने का असर नतीजों में मुझे दिख रहा है। पहली बार बहुत ही तगड़ी दमदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है यहाँ पर, हर एक पैरामीटर पर, सेल्स, मार्जिन, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। जो मैं देखना चाहूँ, जो मैं कहता था टाटा कम्युनिकेशन के लिए कि कहीं तो शुरुआत की, वो होती दिखी है पिछले 2-3 क्वार्टर से। ये शुरुआत पहली बार हुई है यूनाइटेड। और दीप मैं बताऊँ, पहली बार लंबे समय बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे नीट एंड क्लीन है। नहीं तो वन ऑफ ये एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट, थोड़ा सा जरूर एड एक्सपेंस इन्होंने कम किया है, जिसकी वजह से नंबर्स थोड़े बेहतर हैं। लेकिन पहली तिमाही में हमेशा इनके एड एक्सपेंस कम होते हैं, और ये शायद ट्रेंड भी बने नए मैनेजमेंट के साथ। सो मैं बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ। अगर आप ज़्यादा गैप्स हैं मार्केट के मूड के हिसाब से आप देखें, बट अदर, और 18%, 18% के मार्जिन बहुत इंप्रेसिव है और अच्छी परफॉर्मेंस। तो आई थिंक प्रीमियम सेगमेंट में जो इनकी प्राइसिंग पावर आ रही है, और अल्टीमेटली मैं इनको इवेंचुअली FMCG स्टॉक की तरह देखता हूँ। और बस इनको ये कि 2-3 क्वार्टर लगातार बराबर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी, जिसकी शुरुआत की है। तो ये है आज मेरा पिक ऑफ द डे मैकडोवेल। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले हमने खरीदारी की राय भी दी थी। स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इस पर रखनी है नज़र। अनिल जी के तो रेडार पर पहले आ गया था, आई थिंक 2 दिन पहले 19 तारीख को दी थी खरीदारी की राय। अब वापस आज आप इस पर एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। आइए बाकी नतीजों का भी विश्लेषण करना है अनिल जी के साथ, रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। पहले IT शेयरों से शुरुआत करता हूँ। वैसे तो इन्फोसिस पे हम काफ़ी कुछ बात कर ही चुके हैं, नंबर्स बहुत ही शॉकिंग है, गाइडेंस कट इन्फोसिस का। हालांकि नंबर्स पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, लेकिन गाइडेंस कट से झटका लगेगा पूरे IT शेयरों में। इसकी वजह से सेल ऑफ होना तय है। ADR 8-8.5% से ज़्यादा नीचे बंद हुआ है, तो इन्फोसिस तो ही है। मैं लेवल इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि जब 10% नीचे होना तो लेवल देखिए क्या फ़ायदा। 2 और रिजल्ट जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, वो परसिस्टेंट, बहुत ही खतरनाक खराब परफॉर्मेंस है। मतलब IT शेयरों में अब रिजल्ट तो खराब आना तय है, लेकिन इनके नंबर तो कुछ जरूरत से ज़्यादा खराब है। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही एस्टिमेट से कमज़ोर है। आराम से 3 से 5% ये और घटे, ज़्यादा घट जाए तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो परसिस्टेंट भी चूँकि 5 दिन में 5% बढ़ा हुआ है, 3 महीने में 17%, तो भागा हुआ स्टॉक है। तो परसिस्टेंट के नंबर भी ख़राब है। ये भी एक एक्सीडेंट से दे सकता है। 3 से 5% नीचे तो खुले गए, उसके बाद कितना गिरेगा वो देखने वाली बात है। एम्फेसिस, ये स्टॉक का परफॉर्म करेगा यही जाने भगवान जाने। मतलब हर एक पैरामीटर पे खराब नंबर और हर तिमाही में खराब नंबर है। चलो इस तिमाही में तो हम सोच लें कि आप सभी का हालत ख़राब है, लेकिन
कितनी तिमाहियों से कोई ग्रोथ है ही नहीं एम्फेसिस में। मतलब ऐसा हो गया कि मैं स्टेबल हूँ, मैं मेरे को मतलब ये 9 से 5 वाली नौकरी वाला जैसा हो गया। करेक्ट सर। मतलब मैं इतना ही करूँगा बस, ये सैलरी में इतना ही होगा काम, है ना। उस तरह के होते ना हमसे, ये वैसा हो गया, मुझे इतना ही करना, नहीं इससे कम करूँगा ना ज़्यादा, मैं कम कर लूँगा कभी कभी, ऐसा ज़्यादा नहीं करूँगा। मतलब कुछ कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि भाई करेंगे 9 से 5 ही, लेकिन खुद की तबीयत ठीक खराब हो गई तो आधा दिन छुट्टी मार लेंगे, घर के काम, घर पे कोई काम आ गया तो 2 घंटा, एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाना तो 3 घंटा जल्दी, लेकिन उसको आधा घंटा काम एक्स्ट्रा करने को बोल दो, बोले नहीं करेंगे, मेरा 9 से 5 की ड्यूटी खत्म मेरा। ये वैसा है। एम्प्लॉय भी बहुत सारे समझ गए होंगे। तो मतलब हमारे नहीं, हमारे तो सारे अच्छे हैं, हमारे तो बढ़िया। बाकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे बहुत सारे मिलते हैं, हमारे तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो, ये वैसे ही एम्प्लॉय है जो 9 से 5 वाला है, 9 से 5। हाँ, सरकारी कर्मचारी टाइप जो, हाँ। तो कल के आईटी नंबर्स में तो ये भी, और सबसे बड़ी बात नहीं, ये 5 दिन में 14% चला है। क्यों चला है भगवान जाने है। अब आज इसकी भी धुलाई पिटाई होना था। तो ये आईटी के नंबर से बहुत ही, कोफोर्स के भी कल बाजार में आगे थे, आज फिर गिरेगा वो, नंबर्स खराब है, कल करेक्शन पूरा नहीं है, बचा हुआ आज कंप्लीट कर देगा, हाँ कर देगा, ये भी कंप्लीट कर देगा। ठीक है, कल 1% घटाना, क्यों भाई, कल राइट एट द एंड है ना, हाँ, और घटवा ये 4-5% आराम से ये भी जाएगा ना, बहुत खराब नंबर्स। ठीक है, बाकी नंबर्स में कुछ एचयूएल नंबर्स, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से थोड़े से ढीले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी 3-4% की कम मानी जाएगी 6-7% के मुकाबले में, लेकिन स्टॉक ज़्यादा घटेगा नहीं घटेगा ना, इलेक्शन ईयर है, लेने के लिए लोग तैयार है, तो मेरे ख्याल से 2-1% तक, 1 से 2% घट सकता है, इससे ज़्यादा घटना नहीं चाहिए। हालांकि भागा हुआ स्टॉक है, ऐसा नहीं कि परफॉर्म कर चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से नीचे में एचयूएल के दीवाने बहुत हैं, और इलेक्शन ईयर में लेने आ जाएंगे, थोड़ा मतलब इससे कोई बाजार को सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत घटेगा नहीं। ठीक है, गॉट इट। दालमिया भारत नंबर्स खराब है, हर एक पैरामीटर पे खराब है, और सीमेंट कंपनियों से खास तौर से मुझे इस क्वार्टर में अच्छी उम्मीद थी। मुझे लगा कि मार्जिन्स पे इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर आनी चाहिए, लेकिन बहुत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत वीक है। इसमें मुझे दालमिया भारत से इशू नहीं, कौन ट्रैक करता है, लेकिन ये कई सेक्टर के लिए मुझे इंडिकेशन दे रहा है, इसके चक्कर में सीमेंट सेक्टर खराब ना हो जाए। राइट, मुझे ये लगा, क्योंकि अगर मार्जिन्स इनके इतने खराब आ रहे हैं तो फिर समस्या है, अगर इसके मार्जिन्स खराब है तो फिर बाकी के मार्जिन का क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। एबिटा 10% से मिस है इसका, सोचो, वॉल्यूम ग्रोथ 12% आई, 15% का अनुमान था, तो रियलाइजेशन भी कम हुआ, तो मतलब किसी भी पैरामीटर पे देखेंगे तो सीमेंट कंपनियों के लिए दालमिया भारत ने शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे नहीं दिए, मुझे लगता है ये सबको गिराएगा। कभी ऐसा होता ना, मतलब लीडर गिरे किसी दूसरे स्टॉक की वजह से, नहीं तो आमतौर पर इन्फोसिस की वजह से सब पिटेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि एम्फेसिस पूरे सेक्टर को गिरा दे, ये डालने वाला वो काम करने वाला है, ये आज पूरे सीमेंट सेक्टर की धुलाई कर सकता है, इतनी ताकत है इस रिजल्ट में, इतने खराब है। लेट्स सी। तो स्टॉक्स बाकी बहुत इतने सारे अनंत रिजल्ट है, छोड़ो बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है सर, चलिए बाकी स्टॉक्स के लिए हमारी टीम भी तैयार है रिजल्ट्स के साथ, और लिस्टिंग है 9 बजे। हाँ, उत्कर्ष 9 बजे, ठीक है, डन। उसकी भी बात करनी है। आइए बात करते हैं अरमान, नुपुर और आशीष के साथ आज के नतीजे, ब्रोकरेजेस और सारे ट्रिगर्स और इवेंट्स डालने के लिए। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे, खबरें कौन से लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में आपको HDFC लाइफ, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में अशोक लेलैंड, अतुल लिमिटेड, DLF और वेदांता जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। और कैश में भी आपको नतीजों की जो लिस्ट है काफ़ी बड़ी है, जिसमें अगर आप कुछ नाम देखें, जिसमें क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण देख लीजिए, GNA एक्सेल, या फिर आप PNB गिल्ड्स देख लीजिए, साइलेंट DLM और कई जैसे पेटीएम जैसी कंपनियां, उनके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। GN एक्सेल यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। आरती ड्रग्स यहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ बायबैक पर जो है वो विचार करते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में जो शेयर्स इशू करने के लिए जो IFC है वहाँ पर उनके साथ जो है कंसीडर किया जाएगा। और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 से अगर आप देखें 15 हो जाएगा इस वीक की एक्सपायरी के साथ। IPO अपडेट्स में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर IPO लिस्टिंग है और एक्स डेट है कई सारे स्टॉक्स में डिविडेंड में, जिसमें टेक महिंद्रा फाइनल डिविडेंड 32 का, सिप्ला फाइनल डिविडेंड 8.5 का, डाबर इंडिया फाइनल डिविडेंड 2.7 का, L&T फाइनेंस होल्डिंग 2 का, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर 6 का, और अंत में इंटेलेक्ट डिजाइनरी ना जहाँ पे फाइनल डिविडेंड एक्स डेट है उसके लिए 2.5 का। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नुपुर, नतीजे कौन से और इंपॉर्टेंट वाले हैं बताएं मॉर्निंग?
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडिया मार्ट यहाँ पे आपको नजर रखें क्योंकि नतीजे यहाँ पे अच्छे आते हुए नजर आए। कंपनी की आय देखें तो 5% की ग्रोथ दिखा रहा है। कामकाजी मुनाफा भी 15% से बढ़कर आया। मार्जिन में भी आपको 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। 24% के मार्जिन अब 27% के होते हुए दिखे। और बायबैक की भी अनाउंसमेंट कंपनी ने की है। 500 करोड़ का बायबैक होगा। 38% के प्रीमियम पे दिया जाएगा। 4000 के भाव पर बायबैक होने वाला है, तो यहाँ पे रहने वाली है नजर। कैश में काफी सारे रिजल्ट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जो बैंक की एनआईआई है वो 17% से बढ़कर आई है। प्रोविजंस देखे तो 46% की गिरावट दिखा रहा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सुधार नजर आ रहा है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़कर आए यहाँ पे, जो पहले 3.25% के थे वो अब 3.25% के होते हुए दिखे। तो ये यूनियन बैंक भी आज फोकस में रहेगा। क्विक हिल टेक्नोलॉजी पे भी रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ पे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। पहली तिमाही के कंपनी की आय करीबन 15% गिरकर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो इस बार घाटा किया है कंपनी ने 15 करोड़ का, और नेट लेवल पे भी करीबन 13 करोड़ का घाटा आते हुए दिखा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पे कंपनी की आय करीबन 18% से बढ़कर आई है। तो मजबूत ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यूज में आती हुई नजर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन्स भी देखें तो आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। 100 बेसिस पॉइंट के 60% के मार्जिन अब 61% के होते हुए दिखे। और मुनाफा भी 270 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। टाटा प्लेटफॉर्म पे भी रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी की आय 10% से तो बढ़कर आई है। और एबिट भी देखें तो आपको 9% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे हैं यहाँ पे। 18% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल भी किए थे, पिछले क्वार्टर में भी किए थे, और इस बार भी 18% के मार्जिन से आया। मुनाफा भी तो आपको 12.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो टाटा प्लेटफॉर्म भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, यहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट आएगा। नतीजों का आज आपको फोकस करना है, बट कई सारी और खबरें भी हैं जो अरमान बता रहे हैं। अरमान बताइए। जी, एलएनटी पे बढ़िया खबर आती हुई दिखी, जिसमें 25 जुलाई में नतीजों के साथ साथ बायबैक और स्पेशल डिविडेंड पर जो विचार करते हुए दिखेंगे। खबरों के हिसाब से वहाँ पर भी ओपेरा रियल्टी, यहाँ पर जो बुकिंग के Q1 के जो बुकिंग की डिटेल्स आती हुई दिखी हैं, जहाँ पे यूनिट्स बुकड अगर आप देखें वहाँ पर आपको 33% के आसपास की गिरावट दिखेगी। कारपेट एरिया बुकड की बात करें वहाँ पर 40% के आसपास की गिरावट है। और बुकिंग वैल्यू की बात करें वहाँ पर भी लगभग 37% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर जो मंथली अपडेट जो आता हुआ दिखा है, यहाँ पर जो लेस देन कंटेनर्स लोड LCL की बात करें वहाँ पर वॉल्यूम्स जो है लगभग 8% गिरकर आते हुए दिखे हैं। और FCL जो फुल कंटेनर लोड्स है वहाँ पर भी लगभग 11% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर जो जी बिजनेस की खबर है उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। LMU हेलीकॉप्टर अधिकरण के लिए जो अर्जेंटीना सरकार का जो है करार होता हुआ दिखा है। JBM ऑटो 31 जुलाई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। और अंत की में बात करें ग्रेविटास की, जहाँ पर कंपनी ने जो प्री इम्पोर्ट कंडीशन मैच नहीं करने पर जोधपुर के कस्टमर ऑफिस से उनको लगभग 70 करोड़ का जो है फाइन लगाया गया है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारे इंपॉर्टेंट खबरें। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले टॉप रिपोर्ट्स बताएं। दीपांशु, इन्फोसिस के साथ ही कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स हैं। ये बैंक ऑफ अमेरिका न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस में कोई भी कट नहीं है। 1390 रुपये का टारगेट है। मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। माफ़ कीजिएगा, रेटिंग को बदला है इन्होंने, और जो टारगेट है इसमें भी बदलाव किए। 1310 से घटाकर 1130 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमेरा भी रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। 1260 से लक्ष्य को घटाकर 1210 कर दिया है। HSBC अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1540 रुपये के लक्ष्य के लिए, हालांकि 1450 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। अब मैक्वारी का मानना यह है, इन्होंने जो रेटिंग डाउन रेट की उसके पीछे का तर्क है कि डील विंस के लिहाज से भी देखें तो डिसअपॉइंटमेंट तिमाही के दौरान यहाँ पर आपको देखने को मिला है। नतीजे तो काफ़ी साइड पर कमजोरी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो गाइडेंस में बदलाव किए हैं इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नोमेरा ने जो EPS के एस्टिमेट्स हैं इसमें करीब 3 से लेकर 4% की कटौती भी कर दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और IT स्टॉक है जो रडार पर रहना चाहिए, वो है कोफोर, जहां पर जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया है 4150 से बढ़ाकर 4550 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 4819 रुपये पर चल रहा है। ये मान रहे हैं कि मार्जिन गाइडेंस जो है रीअश्योरेंस है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो EPS में FY26 तक करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सिटी हालांकि अभी भी बेरिश है, बिकवाली के राय के साथ 3980 रुपये का टारगेट दिया है। HSBC अभी भी खरीदारी के राय दे रहे हैं, लक्ष्य बढ़ाया इन्होंने 5450 से बढ़ाकर 5640 रुपये कर दिया है। एम्फेसिस पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1890 रुपये का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक में काफ़ी रनअप आ गया, 2214 रुपये की क्लोजिंग चल रही है।
HUL ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य अगर आप देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट किया उन्होंने, 2875 से घटाकर 2770 कर दिया है, 2703 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं JP मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 2750 से बढ़ाकर 2850 रुपये कर दिया है। जेफरीज की माने जो इनकी तरफ से डबल डाउनग्रेड आया, इसके पीछे का तर्क है कि वीक नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। EPS के अनुमान में करीब 1 से लेकर 3% की कटौती की और इन्हें आउटलुक पर भी भरोसा नहीं है, कॉशियस मान रहे, इसके चलते रेटिंग को डबल डाउनग्रेड किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं जहाँ पर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, हैवेल्स यहाँ पर देखिए CLSA ने डबल डाउनग्रेड कर दिया, पहले से रिड्यूस की राय थी, अब सेल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य जो है इन्होंने 1330 से घटाकर 1250 कर दिया है, 1348 पर स्टॉक चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हो, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास का लक्ष्य उन्होंने दिया है। JP मॉर्गन लंबे समय से बेरिश है, अभी भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 1285 रुपये के लक्ष्य के लिए और नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया 1230 से बढ़ाकर 1410 कर दिया है। लेकिन कमेंट्री के हिसाब से देखें तो मान रहे कि लॉयड की तरफ से जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। डालमिया भारत, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 2360 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है इनके अनुमान से ज़्यादा देखने को मिला, इसके चलते यहाँ पर इम्पैक्ट है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2490 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI सिक्योरिटीज CLSA की तरफ से डबल अपग्रेड आ गया, पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब इसको बदलकर इन्होंने अक्यूमुलेट की राय दी है। लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 500 रुपये से बढ़ाकर 725 का टारगेट दिया है, 632 की क्लोजिंग चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबकी सुर्खियों में, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 2924 से बढ़ाकर 3210 कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मैक्वारी की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है इन्होंने 13 से बढ़ाकर इन्होंने 2100 रुपये कर दिया, 2620 की क्लोजिंग चल रही है। ये मान रहे कि जियो फाइनेंशियल्स में देखें तो एक बड़ा कैटलिस्ट अब पूरा हो चुका है, अर्निंग्स के लिहाज से इन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं है, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को किया है डाउनग्रेड। टाटा कम्युनिकेशंस अंत में CLSA की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है और जो लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, 1755 से बढ़ाकर 1800 कर दिया है, 1604 की क्लोजिंग है। तो डाउनग्रेड कैसे हुआ? रेटिंग में डाउनग्रेड किया, रेटिंग में डाउन, लक्ष्य बढ़ाया है। हाँ लक्ष्य बढ़ाया। इतना कंफ्यूजन है भाई। प्राइस 200 रुपये ऊपर है करंट प्राइस में। चलिए बढ़िया है, ये है आपके लिए सारी के सारी रिपोर्ट्स। और आज रिपोर्ट्स में दोनों तरह की रिपोर्ट्स हैं, हर एक स्टॉक पे, किसी में डाउनग्रेड है, किसी में अपग्रेड है, किसी के टारगेट बढ़े हैं, किसी के घटे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का, शुक्रवार की सुबह पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, बताएं सर पिक ऑफ द डे। Very good morning to you, Mr. Singhvi. Yes. Good morning to you, Mr. Bhandari as well. ओके अनिल जी देखिए, बैंक्स में कल एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी। फिर भी आप तो 2 सेंटेंस बोल पाए, बंसल जी तो हमारे एक ही बोल पाते अंग्रेजी में। जी सर बताएं। जी अनिल जी। तो अनिल जी मुझे लगता है कि जो आईटी में शुरुआती झटका लगेगा उसको शायद कुछ और सेक्टर्स FMCG और बैंक्स कॉम्पनसेट करते हुए नजर आ सकते हैं। और बैंक्स के जिस तरह के नंबर्स से पहले कल ब्रेकआउट्स बैंकिंग के स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। ICICI बैंक मेरे रडार पर है, जिसमें 995 यानी कि 995 रुपए का क्लोज है, 5-7 रुपए का कोई डिप मिलता है 990 रुपए के आसपास, तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 978 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अप साइड में 1025 1040 के 2 टारगेट्स ICICI बैंक में मुझे लगता है कि आते हुए नजर आ सकते हैं। एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और मेरा मानना है कि 1000 रुपए का जो आंकड़ा है ICICI बैंक आज वीकली बेसिस पर क्लोजिंग में ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। लेवल के आसपास एंट्री करनी है हिमांशु जी? 990 के आसपास, 990 के आसपास, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो हिमांशु जी की राय खरीदारी की ICICI बैंक। ओके वंडरफुल। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर MCX में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था एंड अगर इसका 60 मिनट्स इंट्राडे का चार्ट देखे तो लगभग यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है काफी शार्प मूव्स आने चाहिए आइदर वेज। बट जिस तरीके से फिलहाल इसका परफॉर्मेंस रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं एंड उसी वजह से अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी।
अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 1610 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1595 पे एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड पहला होगा लगभग अराउंड 1680 का। फाइनल टारगेट ये पर्टिकुलर पैटर्न का जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1740 पर है, तो खरीदारी करनी है MCX के फ्यूचर्स में। परफेक्ट। आइए सुमित जी की भी जान ले रहा है। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी बाय का स्टॉक ही रडार पर है। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ग्रासिम ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। ग्रासिम तेजी दिखा रहा है और यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1810 1819 के बीच में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो 1775 का बनेगा। 1775 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में 1875 और 1900, ये पोजिशन तौर पे ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें 1775 के स्टॉप लॉस से 1875 और 1900 के टारगेट्स के लिए। बंसल जी गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कुछ स्टॉक आज रखा है या कल के पिक ऑफ द डे से काम चला लें? नहीं, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी नहीं, बिल्कुल रखा है और गेल पर खरीदारी की राय है। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। 110 के अराउंड की क्लोजिंग है। 107 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 115 से लेकर 117 के लक्ष्य के लिए, टारगेट के लिए गेल है पिक ऑफ द डे। ओके, आज कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई शिकायत, कुछ शिकवा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बंसल जी? लाइफ एकदम एबनॉर्मल चल रही है आपकी तो। नहीं अनिल जी, देखिए आज का तो नया जमाना है और कहते हैं अनिल जी, जो बड़े बड़े ट्विटर के ज्ञानी हैं कि डाटा इज द न्यू ऑयल। अच्छा, तो आज एक इंटरनेट डाउन हो रखा है, उसके कारण स्ट्रगल चल रही है अनिल जी। हाँ, तभी मुझे लगा भी, आपके चेहरे को देख के भी लगा कि आपको एकदम ऐसा दबाव में और तनाव में दिख रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं बंसल जी के ऊपर, जो इंटरनेट के सही नहीं चलने की वजह से आते हुए दिख रहे हैं। आइए कुणाल जी का किया जाए स्वागत। कुणाल जी सुप्रभात। शर्ट तो ग्रीन है लेकिन मार्केट रेड है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, वो तो बंसल जी ने क्लेरिफाई कर दिया अनिल जी, वरना अनिल जी अभी मैं बंसल जी को टोकने ही वाला था कि अनिल जी मैं लास्ट में आऊं तो अनिल जी वो चलता है। बंसल जी आज सेकंड लास्ट आए हैं अनिल जी। ये देखकर अनिल जी बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन अब बंसल जी ने बता दिया डेटा वेटा नहीं चल रहा है, तो अनिल जी हम समझ सकते हैं। चलो बढ़िया है। तो बताएं सर, आपका क्या इरादा है? अनिल जी वो बताऊं उससे पहले अनिल जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। अनिल जी कल इतने फोन आए अनिल जी, पहले एक फोन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, अनिल जी कई सारे फोन आए। ऐसा लग रहा था अनिल जी आपको कॉम्प्लीमेंट और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने मुंबई मुझे जाना पड़ेगा। आपका जो अनिल जी शो था टैक्स की पाठशाला और टैक्स की हेल्पलाइन, अनिल जी वो जबरदस्त हिट हुआ अनिल जी। कितने ही लोगों के फोन आए और ऐसे लोगों के फोन आए अनिल जी जो 20-20 साल से शेयर बाजार में हैं। क्या बात है। और वो कहते हैं कि भाई हमें नई चीजें पता लगी और कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए जी। तो अनिल जी बहुत बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और आपके ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है जो डिजर्व करते हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जो थे पैनल पे, मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे भी कल फ़ोन किया और सोशल मीडिया पर भी बड़े मैसेज आए, काफ़ी कुछ। मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें अगली बार समय से और ज़्यादा विस्तार से करना होगा, बट बढ़िया है, लोगों को पसंद आए। धन्यवाद कुणाल जी, और उनको हमारी तरफ से धन्यवाद भी भेज दीजिएगा। बताएं सर, अब आज की पसंद का शेयर ऑलरेडी दे दिया अनिल जी। अरे अच्छा, वाह, वेरी गुड, डबल दे दीजिए। तो अनिल जी डबल शेयर ले लीजिए अनिल जी। 2 आज पिक है मेरे पास। सबसे पहले तो है ICICI सिक्योरिटीज, जिसमें कल एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया और मुझे लगता है ICICI सिक्योरिटीज में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हुआ है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो यहां पर खरीदारी करके चले। 618 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 650 रुपए का, दूसरा टारगेट 665 रुपए का। और दूसरी खरीदारी की राय है मैरिको में। मैरिको में मुझे लगता है एक पैटर्न तैयार हुआ है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, तो मुझे लगता है मैरिको में भी तेजी कायम रहेगी। यहां पर 534 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट 550 रुपए का, दूसरा टारगेट 560 रुपए का। खरीदारी की राय है मैरिको। ओके, मैरिको और ICICI सिक्योरिटीज। और ICICI सिक्योरिटीज में बता दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे और दमदार नतीजे पेश किए। इतने बढ़िया रिजल्ट देंगे तो डीलिस्ट कैसे करेंगे? तो फिर डीलिस्ट में लोग शेयर कैसे देंगे? 619 रुपए, 619 है ना? 629 19 कुछ ऐसे ही भाव था, 650 के आसपास है लगभग। वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर मेरे ख्याल से, एक बार चेक करिए। बाय द वे यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है बड़ी इंटरेस्टिंग। CLSA की तरफ से डबल अपग्रेड किया है CLSA ने, रिड्यूस से एक्यूमुलेट
500 से 725 का टारगेट CLS ने दिया है। तो एक बार हम थोड़ी देर में आपके सामने ICICI सिक्योरिटीज की वो जो प्राइस आई थी शेयर स्वैप की है, शेयर स्वैप की मेरे ख्याल से 619-20 के आसपास आई थी, मुझे याद नहीं 719 दीप मेरे ख्याल से नहीं 600 की 600 सॉरी तब 500 के आसपास स्टॉक चलता है, बराबर 619 के आसपास की है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी 628 आई थिंक 628 629 बराबर है, बिल्कुल ठीक है 628। कभी कभी क्या है कि वो तुरंत याद नहीं आता। 628 629 बराबर है। 725 का टारगेट, इसका मतलब CLS से कह रहा है भाई 725 से नीचे तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि फिर मर्जर रेशियो के हिसाब से तो फिर मामला मुश्किल है। देखो जब वोटिंग होगी तब देखा जाएगा। चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे आज के कुछ बेहतरीन पिक्स ऑफ द डे। आइए स्टॉक्स की भी बात कर लें जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आने वाला है और कई सारे काउंटर्स हैं। इंडिया मार्ट इस पर भी करना है फोकस, नतीजों के बाद ये काउंटर रिएक्ट भी करेगा। हिमांशु जी जरा इसका एक बार चार्ट देखकर बताएं। इंडिया मार्ट नंबर्स अच्छे थे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन देखें तो। डीप चार्ट फॉर्मेशन भी अच्छा है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में 2021-22 में देखने को मिली, उसके बाद इवेंचुअली स्टॉक एक बेस बनाता हुआ नजर आया। और फिलहाल जो चार्ट फॉर्मेशन अगर मैं पिछले कुछ दिनों या पिछले कुछ हफ्तों का देखता हूं तो ऐसा लगता है कि 2700 2750 के आसपास स्टॉक एक अपना इंटरमीडिएट बेस बना चुका है। मेरा मानना है कि स्टॉक अगर एक बार इन नंबर्स के दम पर 3000 का लेवल क्रॉस कर पाता है आज या इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, तो इस स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 3300 से 3400 रुपए तक है, यानी कि 10 से 12% तक का मूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो 3000 के लेवल्स पर नजर रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, 3000 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह। ऊपर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह आती है इंडिया मार्ट पर। L&T सच्चे जी इसका जरा चार्ट देख लें। थोड़ा कैपिटल गुड स्टॉक्स कल कमजोर थे बट L&T 25 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते और नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी कंपनी विचार करने वाली है। 2500 के थोड़ा नीचे ही है L&T, जरा राय दें इस चार्ट पर सर। दीपांशु यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज तो थोड़ा सा साइडवेज जरूर है, बट जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 2450 के आसपास का, आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर बेस स्टडी है मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री ऊपर के और ही होनी चाहिए। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन के ही संकेत दे रहा है एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2580 तक शायद ये मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। इसका वीकली RS है अभी भी देखें तो इतने बड़े अपमूव के बाद 66-67 के आसपास ही ट्रेंड हो रहा है एंड प्लस अपने वीकली 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक अच्छी चाल मेंटेन की है। तो आई थिंक प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव ही है। जब तक 2450 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है 2580 के आसपास वेल प्लेस्ड है। ओके तो ये है आपके लिए L&T पर राय, बायबैक पर होगा विचार। ये है बड़ा डेवलपमेंट L&T की तरफ से आता हुआ। आइए सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार, L&T को चाहने पसंद करने वाले हमारे एक्सपर्ट लंबे समय से। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो है देश की तिजोरी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 625 का। थोड़ा पोजिशनल अगर ध्यान रखे तो 655 भी आने की उम्मीद है। SBI पे लार्जेस्ट बैंक है, बेस्ट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है, PSU स्पेस में सबसे बेहतर है अगर मैट्रिक्स किसी का हो तो वो SBI का है। स्ट्रॉन्ग Q4 देखे थे, NII 29% से ग्रोथ और मुनाफा भी 80% के ऊपर का देखा और डोमेस्टिक निम्स 3.84% देखा गया। हम मानते हैं कि जो लोअर स्लिपेजेस है और क्रेडिट ग्रोथ जो ओवरऑल 16% के करीब है ये बरकरार रह सकता है और 625 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और 655 के पोजिशनल टारगेट्स SBI। ओके देश की तिजोरी SBI 625-655 के टारगेट के लिए। और मेरा एक मासूम सा सवाल हमारे पैनल पे सारे एक्सपर्ट हैं अभी अभी तुरंत आया है जी, आप लोग बताएं। बंसल जी आप भी सामने देखें। हाँ अभी तो कोई चार्ट देखना नहीं, अभी क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ इधर देखो, हाँ बराबर है, ठीक है। अगर SBI देश की तिजोरी है तो फिर RBI क्या है? IQ का सवाल है बड़ा। सुमित जी ऐसे नीचे देखो तो मेरा क्या लेन देना IQ से। सुमित जी आपका IQ ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जी सिद्धार्थ जी बताए। अनिल जी तिजोरी में धन डालने वाला RBI है। तिजोरी में धन डालने वाला RBI, अच्छा डिपॉजिट तो हम करवाते हैं SBI में। ओके हिमांशु जी बताए। अनिल जी दरबान है, क्या है दरबान?
दरबान ना ना, अरे एसबीआई के ऊपर है भाई साहब। ना 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 ये ओके। और कोई जवाब जी कुणाल जी? अनिल, देश का खजाना अनिल जी, खजाना है अनिल जी, आरबीआई तो देश का खजाना है। नहीं, खजाना तो इन्होंने बोला था एसबीआई। एसबीआई है, एसबीआई खजाना बोला है, बोले एसबीआई खजाना, तो फिर आरबीआई क्या हुआ? नहीं, इन्होंने कहा अनिल जी तिजोरी। अच्छा तिजोरी से है आरबीआई तो। अच्छा ओके, खजाना, तिजोरी से बड़ा खजाना, वेरी नाइस। तो ये है एसबीआई, सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर, देश की तिजोरी। वाह।